Jai Hind friends, welcome to this session of research editorial analysis powered by Growthmart UPSC. I'm ध्रुव जानी। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो आधार है वह दरअसल द रोड बम्स टाइटल्ड लेख है, जो कि द हिंदू में प्रदर्शित हुआ है 11 नवंबर के। दूसरी बात, यह लेख दरअसल हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंधी है, इकोनॉमिक्स की बात करता है। इकोनॉमिक्स में भी मूलभूत ये जो फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, जिसने अभी अभी अपना जो रिपोर्ट है, सेकंड रिपोर्ट जो कि प्रेसिडेंट को सबमिट किया, उसके बारे में यह जो लेख है वह बात कर रहा है। और इसका जो शीर्षक है वह दर्शाता है कि जो भारत की आर्थिक यात्रा है उसमें आगे कई सारे बम्स आने वाले हैं, कई सारे गड्ढे आने वाले हैं, यानी कि कई सारी रुकावट या कई सारे विघ्न आने वाले हैं। लेख ठीक ठाक है, कोई उसमें जो है अलग सी बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, मगर इसमें से जो हम लोग सामान्य अभ्यास के जो तथ्य है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसमें से आज हमारे तीसरे चरण में यानी कि संशोधित तत्वों में हम लोग 15वें वित्त आयोग की बात करेंगे। उनके द्वारा जो सूचन दिए गए हैं उसकी बात करेंगे और उस सूचनों से क्या फेरफार हो सकते हैं, क्या असर हो सकती है, क्या राज्य जो है वे सहमत हो जाएंगे इन वित्त आयोग की 15वें वित्त आयोग की सूचनाओं से। तो कुल मिलाकर हम लोग एक 360 डिग्री व्यू लेंगे हमारे वित्त आयोग के आसपास और उसके दिए गए सूचनों के आसपास। तो शुरू करते हैं। लेख में कुछ नहीं होने की वजह से हम लोग यह पूरा लेख 2 चरणों में देखेंगे। पहले लेख का निष्कर्ष देख लेंगे, जिससे हमें मालूम हो जाए कि लेख दरअसल क्या कहना चाहता है, और उसके बाद जो हमारे एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट्स है जनरल स्टडीज के, उसकी बात करेंगे। देखिए, ये फोटोग्राफ है जो लेख आज प्रदर्शित हुआ है उसका, द रोड बम्स, और पूरा का पूरा जो वित्त मंत्रालय ने जो सूचनाएं दी है या जो रिकमेंडेशंस दी है उसके ऊपर आधारित है। अब देखिए, अगर निष्कर्ष की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने जो अपना अहवाल राष्ट्रपति को सौंपा उसके बारे में बात की गई है। 15th फाइनेंस कमीशन which submitted its second report. First was submitted I think in March 2020 and the second was due to be submitted in October, which was submitted. इस लेख में यह अहवाल की शर्तों का अनुमान किया गया है कि अहवाल ने क्या सूचन किए होंगे केंद्र को, या जो है क्या सूचनाएं जो है वे दी होंगी, उसके ऊपर अनुमान किया गया है। क्या इन अहवाल के सूचन से राज्य जो है वे सहमत होंगे, ऐसा प्रश्न जो है इसका उत्तर देने की भी कोशिश की गई है, इसका उत्तर ढूंढने की भी कोशिश की गई है कि कौन कौन से राज्य जो है वे असहमत हो सकते हैं। और इसके लिए जो है आंकड़ों का जो है लेखक ने उपयोग किया है और हमें समझाने की कोशिश की है कि ये जो राज्य है वे घाटे में जा रहे हैं, वे नुकसान ही भुगत रहे हैं इन कंपैरिजन टू 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। और जो अन्य जो राज्य है, एक दूसरी सूची भी हमें दी गई है, वो राज्य जो है वे उसकी जो स्थिति है वह अच्छी है 15वें वित्त आयोग के अहवाल में। तो कुल मिला के यह पूरे अहवाल में फाइनेंस कमीशन और उसके रिकमेंडेशंस की चर्चा हुई है, जो कि अभी ही उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपा है। अब आगे अगर हम सामान्य अभ्यास के तत्वों की बात करें जो कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हमें सबसे पहले फाइनेंस कमीशन को देखना होगा कि वह दरअसल क्या है, वित्त आयोग क्या है। तो देखिए, केंद्र राज्यों, यहाँ केंद्र है, केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 भाग 12, ये हमें याद रखना होगा, के तहत गठन किया जा सकता है। हमारे संविधान में ऐसी सुविधा है, संविधान ने ऐसी सुविधा में प्राप्त की है कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को व्याख्यायित करने के लिए, जो है उसको डिफाइन करने के लिए देयर शुड बी वन फाइनेंस कमीशन, और उसी के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वह होती आई है। फर्स्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1951 एंड आफ्टर दैट टिल डेट देयर आर 15 फाइनेंस कमीशन हु आर एस्टेब्लिश्ड। द करंट वन इज 15th वन। इसका गठन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, यानी कि इसकी टर्म की बात कर रहे हैं 5 years। वित्त आयोग का ढांचा, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, विच कंसिस्ट ऑफ 5 members। इन दैट 5 members, 1 is chairman and other 4 are ordinary members। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर एंड मुख्यतः अधिकांश रूप से इसके जो सभ्य होते हैं वे इकोनॉमिक जो है बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी जो पार्श्वभूमि होती है वह अर्थतंत्र होती है, अर्थशास्त्र होती है।
पहला वित्तीय आयोग का गठन वर्ष 1951 में, और अब तक 15 आयोग के गठन हो चुके हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, यह 15वां है। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ माहिती है। देखिए वैसे तो 15 है, तो सबके नाम जो है वे याद रखना थोड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है। हालांकि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से समय में, कौन से काल में कौन सा जो आयोग है वह नियुक्त हुआ था। तो उसी के तहत कुछ जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। महत्वपूर्ण में से एक तो हमारा करंट रहेगा और एक उसके प्रीवियस वाला रहेगा, और प्रथम जो है उसकी भी बात हमें करनी होगी। और एक 9वां वित्त आयोग है जिसका जिक्र मैंने यहाँ लिया है। इट इज़ बिकॉज द टाइम वॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो एक भारत के अर्थतंत्र में एक बड़ी उथल पाथल हो रही थी, और उसी समय कौन सा वित्त आयोग था वो हमारे लिए जानना थोड़ा ज़रूरी बनता है। तो देखते हैं प्रथम आयोग वर्ष 51 to 56। इट वॉज ऑपरेशनल ड्यूरिंग 52 to 57। उसके अध्यक्ष जो थे वे कैसे नियोगी थे। 9वां वित्त आयोग which was from 1987 to 92 and it was operational from 89 to 94। उसके अध्यक्ष रहे NKP साल्वे। उसके बाद 14th one which means previous from the current one, जिसका वर्ष 2013 से 17, और उसके अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर YV रेड्डी who was a former RBI गवर्नर। और अभी करंट वाला 15th आयोग जिसका वर्ष है 2017 से 22 एंड इट्स ऑपरेशनल जो है समय मर्यादा वह 21 से 26 की है, और उसका अध्यक्ष जो है वह NK सिंह है, यानी कि नंद किशोर सिंह है। वो वाज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण हमारे वित्त आयोग है जिसका गठन हमारे भारत में, स्वतंत्र भारत में हुआ था। अब देखिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार, इसके लिए हमें एक इन्फोग्राफिक से समझना होगा इसको, तो हमारी समझ जो है वह बेहतर होगी। देखिए रेवेन्यू शेयरिंग की बात यहाँ हो रही है और कंपैरिजन भी हो रही है 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के बीच में। ये 14th है एंड दिस इज द न्यू विच मीन्स 15th। तो कई सारे फेरफार हमें दिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए पॉपुलेशन पहले जो 27.5% था वह अब 15% कर दिया गया है। उसके बाद एरिया के हिसाब से 15%, यहाँ भी एरिया के हिसाब से 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 7.5%, यहाँ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% दिया गया है। इनकम डिस्टेंस 50%, यहाँ 45% दिया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 विच इज ए न्यू फीचर। Not only demographic performance, but along with that, tax efforts is also a new feature which has been entitled 2.5%. This is also a new feature. So this is the new distribution in comparison to the 14th Finance Commission recommendation. और हमें जानना है कि यह इनकम डिस्टेंस क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, टैक्स एफर्ट क्या होता है। ये हमारे लिए जानना थोड़ा ज़रूरी होता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमें टेक्निकल जो है यह बातें हमें मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम अगर व्हाट इज इनकम डिस्टेंस की बात करें तो उसे हिंदी में हम लोग आय दूरी कह सकते हैं। और क्या है देखते हैं। यह दूरी राज्य विशेष व सबसे अधिक आय वाले राज्य के बीच की तुलना है। राज्य विशेष यानी कि रिस्पेक्टिव। अब किसी भी राज्य की बात कर रहे हो, वह राज्य की कंपैरिजन, वह राज्य की तुलना ऐसे राज्य के साथ जिसकी आय जो है वह सबसे अधिक हो पूरे भारत में, पूरे भारत के राज्यों में। इन दोनों के बीच का जो फासला है वह इनकम डिस्टेंस कहलाएगा। दूसरी बात, राज्य की आय 3 वर्षों की औसत ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से तय की जाती है। कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। कम प्रति व्यक्ति आय विच मीन्स पर कैपिटा। जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम का स्तर जो है वह नीचा हो, इस फॉर्मूला में वह राज्य को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, वह राज्य को मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो यह बात है इनकम डिस्टेंस की, ये हमें याद रखना है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद व्हाट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, वस्ती प्रदर्शन हम उसे हिंदी में कह सकते हैं। यह परिमाण
के समावेशन का उद्देश्य है कि जो राज्य अपनी वस्ती आबादी नियंत्रित कर रहे हैं उन्हें फायदा पहुंचाना। द स्टेट्स विच आर एक्चुअली ट्राइंग टू रेगुलेट देयर पॉपुलेशन विल बी रिवार्डेड, विल बी अवॉर्डेड। उन लोगों को फायदा होगा, उन लोगों को जो है मुनाफा दिया जाएगा। और उसमें जो दक्षिण के राज्य है उन लोगों का जो प्रदर्शन है वह बहुत ही अच्छा है। वे लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो वस्ती नियंत्रण की जो नीति है उसको लागू कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न स्टेट्स आर एक्चुअली केयरलेस इन दिस रिस्पेक्ट। उसके बाद व्हाट इज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पैरामीटर, राज्य के वन क्षेत्रों के हिसाब से हिस्सा देना। जितना वन क्षेत्र होगा आपके राज्य का उतना ज्यादा हिस्सा जो है वो आपको मिलेगा। ज्यादा वन क्षेत्र हितावह है। और ऐसे मामले में मिजोरम जैसे जो घने जंगलों वाले जो राज्य होते हैं उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है। दूसरे पक्ष पर गुजरात जैसे कम जंगलों वाले राज्यों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है, उन लोगों को इतना हिस्सा नहीं मिलता। और एक मुद्दा है जिसे हम लोग टैक्स एफर्ट हमने वहां देखा था। देखिए, इस परिमाण के मुताबिक जो राज्य अधिक कर वसूली करेगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। अधिक कर वसूली विच मीन्स टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए राज्यों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, इसी दिशा में काम करने के लिए वित्त आयोग के द्वारा यह सूचन जो है वह केंद्र को दिया गया है कि आप जिस राज्य ने ज़्यादा वसूली की हो आप उनको अधिक जो है थोड़ा सा रिवार्ड दे दीजिए, अधिक थोड़ी सी वित्तीय मदद कर दीजिए, विच इज़ अप्रोक्सीमेट 2.5%। तो यहाँ से क्या होगा, राज्यों को भी मोटिवेशन मिलेगा, वे लोग भी टैक्स कलेक्शन में जो है एकदम भरपूर ध्यान देंगे, एकदम ईमानदारी से लॉयल्टी से करेंगे। उसके बाद 41% विभाज्य कर राज्यों को देने की बात है। Yes, as it was recommended by the 14th Commission, it was 42%, but जो 1% का डिफरेंस जो है वो जो आपको दिख रहा है, इट्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज यूटी, इसीलिए यहाँ 1% का हमें फर्क दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने थोड़े आंकड़े लिए हैं जिससे हमें थोड़ा समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, 2020 में 8.55 लाख करोड़ जो है जो डिविजिबल पूल है वो होने वाला है, ऐसा अनुमान है, जिसमें यूपी जो है उसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा और वो हिस्सा लगभग 18% तक का है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 1,53,000 करोड़ रुपए की धनराशि है जो कि यूपी को मिलने वाली है। सेकंड नंबर पर बिहार है जिसको 10% जो है भाग जो है वो मिल सकता है, हिस्सा मिल सकता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो इट्स नियर अबाउट 85,000 करोड़। मध्य प्रदेश तीसरा नंबर पर है, उसे 7.89% जो है उसको हिस्सा मिलने वाला है। एंड अमाउंट की बात करें तो इट इज 67,439 करोड़। तो दिस आर द फर्स्ट 3 स्टेट्स हु आर गोइंग टू बी गेट ए बिग शेयर फ्रॉम द होल डिविजिबल पूल। उसके कॉन्ट्ररी अगर लास्ट देखें तो सिक्किम है जिसको सबसे कम शेयर मिलने वाला है 0.39%, एंड इन अमाउंट इट इज 3,318 करोड़ ओनली। गोवा इज द सेकंड लास्ट which also entitled 0.39% with 3,301 crore, and Mizoram is the last third जिसका हिस्सा 0.51% है और अमाउंट जो है वह 4,327 करोड़ की है। तो these were the first 3 रैंकर and these were the last third। अब कुछ ऐसे भी राज्य है जो आपत्ति जता रहे हैं कि यह फॉर्मूला से उनको नुकसानी हो रही है, उनको घाटा हो रहा है। उसमें हम लोग कर्नाटका, केरला और तेलंगाना को शामिल कर सकते हैं। इस गिनती के अनुसार कर्नाटका को 31,000 करोड़ मिले, केरला को 16,000 करोड़ मिले और तेलंगाना को 18,000 करोड़ मिले। और ये बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा जो है मिल सकते हैं, मगर ड्यू टू दिस कैलकुलेशन एंड ड्यू टू दिस फॉर्मूला, ड्यू टू द डेटा विच इज़ यूज्ड बाय 15th कमीशन, वी आर रनिंग इन अ लॉस, उन लोगों का यह कहना है। और
कई हद तक ये सच्ची बात है, क्योंकि नए 15वें वित्त आयोग ने जो डेटा लिया है पॉपुलेशन का, वह दरअसल 2011 के सेंसस का लिया है, जो आज तक 1971 के जो आंकड़े हैं वे फॉलो हो रहे हैं। क्लियर। तो इसी की वजह से कई राज्यों को जो घाटा है वह सहन करना पड़ा है और वे लोगों को आपत्ति हो रही है। देखिए, अब उसके बाद ग्रांट इन एड की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो है वह केंद्र को ग्रांट इन एड के बारे में भी सूचित करती है कि कौन से राज्य को कितनी ग्रांट जो है वह आप दो। और ग्रांटों में कई प्रकार की ग्रांटें होती है। रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट होती है। अगर जो है किसी राज्य को ऐसा लगता है कि उसकी आय जो है वह कम होने वाली है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है धनराशि दी जाती है ग्रांट के स्वरूप में। तो इसकी बात करेंगे, इसके आंकड़े भी देखेंगे कि क्या जो है सूचन किए हैं 15वें वित्त आयोग ने। वित्त आयोग को ग्रांट इन एड के लिए भी सूचन करना होता है, जो कि भारत की संचित निधि में से दी जाती है। संचित निधि विच मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमें मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड एंड कंसोलिडेटेड इज वन ऑफ देम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के मुताबिक यह जो ग्रांट इन एड है वह देनी होगी किसी भी केंद्र को, या वित्त आयोग जो है वह केंद्र को सिफारिश कर सकता है, उसको सूचन कर सकता है, सूचित कर सकता है कि आपको राज्य को जो है ग्रांट इन एड देनी है। अगर हम आज के समय के अनुमान देखें तो कुल 74,000 करोड़ आर केप्ट असाइड फॉर 14 states to provide them a grant in aid in different ratio, जिसमें मेन तौर पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स है, जो घाटा होता है आय में राज्यों को, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। 60,000 करोड़ ग्रांट टू रूरल लोकल बॉडीज। रूरल लोकल बॉडीज यानी कि पंचायती इंस्टीट्यूशंस, पंचायती इंस्टीट्यूशंस। 29,000 करोड़ आर एलोकेटेड टू अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ले लीजिए या म्यूनिसिपैलिटी भी ले लीजिए। 15वें वित्त आयोग ने 41% विभाजन राशि को राज्य में बांटने के लिए कहा है, जिसका जिक्र हमने किया। पहले वो 42 थी एज रिकमेंडेड बाय 14th कमीशन, बट in the case of 15th commission it became 41 due to the emergence of Jammu and Kashmir and Ladakh as a union territory. देखिए, अब हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जिसके तहत हमें इन लोगों के जो शेयर्स है वह देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ डिविजिबल पूल, जिसमें राज्यों के शेयर दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वह प्रथम क्रम पर है। मैं अभी थोड़ा छोटा कर देता हूं तो हमें सब राज्य जो है वे दिख सके। देखिए, उत्तर प्रदेश टॉप्स द चार्ट विथ 17.93% ऑफ शेयर जो हमने देखा, और जिसके तहत उसे 1,53,000 करोड़ की धनराशि जो है वह मिलने वाली है। दूसरा बिहार देखा, तीसरा हमने मध्य प्रदेश देखा। वैसे ही हमने लास्ट भी देखा सिक्किम, लास्ट सेकंड भी देखा और लास्ट थर्ड भी देखा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का शेयर मात्र 3.4% है, जो कि उत्तर प्रदेश का 18 है, विच मीन 6 times मोर, या आप कह लीजिए गुजरात का जो है 6 गुना कम है उत्तर प्रदेश से। आंकड़े की बात करें तो 30,000 करोड़ भी पूरे नहीं है, 29,059 करोड़ है हमारे पास, हमें आने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछले आंकड़ों की तुलना में हमें घाटा है 2,400 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे घाटे यहाँ आपको दिख सकते हैं। सब जो स्टेट्स है वे घाटे में ही चल रहे हैं, और हमारा जो शेयर है गुजरात का वो भी बहुत ही कम है। और ये कम होने का जो कारण है, यह कारण डेवलपमेंट है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है वह सिर्फ बांटता ही नहीं है, मगर ये भी इंश्योर करता है कि इक्विटी जो है, इक्वालिटी जो है वह जो है मेंटेन होनी चाहिए
विद इन द स्टेट्स या अमंग द स्टेट्स। तो इसी के तहत जो कम विकसित राज्य है उसको जो शेयर है वह ज़्यादा मिलेगा, और जो तुलनात्मक दृष्टि से रिलेटिवली जो विकसित राज्य है उन लोगों को जो उसका जो शेयर है वह कम मिलता जाएगा। देखिए यहाँ हमारे पास एक दूसरा इंफोग्राफ है जो सूचित करता है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। उसके तहत अरुणाचल प्रदेश इज द टॉप गेनर, मेघालय इज ऑन द सेकंड, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब। तो पहले 5 में से 3 जो है दे आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि जो है मुनाफे में चल रहे हैं, उन लोगों को फायदा होने वाला है 15th कमीशन से। वहीं जो टॉप लूजर्स है उसमें कर्नाटका जो है वह नंबर 1 है, उसके बाद केरला को भी लॉस है, असम को भी लॉस है, आंध्र को भी लॉस है और तेलंगाना को भी लॉस है। सो दिस वर द गेनर्स एंड द लूजर्स ऑन द रिपोर्ट ऑफ 15th कमीशन। अब देखिए जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आई, पॉपुलेशन रेगुलेशन की बात आई, या आप कह लीजिए वस्ती नियंत्रण की बात आई, जिसमें हमने चर्चा की कि जो दक्षिण के राज्य है वे उन लोगों की नीति जो है वह बहुत ही असरकारक है, वहीं जो उत्तर के राज्य है वे लापरवाह है और अपनी नीतियों के ऊपर वे बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का एक इंफोग्राफ है, जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन से राज्य में देखी जा सकती है और लोएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो कौन से राज्य में देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश आप देख सकते हो 20.1 उसकी ग्रोथ रेट है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और बिहार नंबर 1 है फर्स्ट विथ 25.1% ऑफ ग्रोथ रेट। और वहीं जो लोएस्ट है उसमें केरला है, जिसने अपना पॉपुलेशन एकदम अच्छे रूप से मेंटेन किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है, जहां वस्ती नियंत्रण जो है वह अच्छी तरीके से हो रहा है, उनके कानून जो है वे अच्छी तरीके से लागू हो रहे हैं। तो यहीं से जो साउथ के राज्य हैं उन लोगों को वही परेशानी है, दे आर इन पैनिक दैट इफ द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड देन द रिसोर्सेस, द पाइल ऑफ रिसोर्स, पूरा जो ढेर होता है धनराशि का, वह सब उत्तरी राज्यों में चला जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें नुकसान होगा। और इसी की वजह से वे सरकार के सामने अपनी लड़ाई जो है वह लड़ रहे हैं। दूसरी बात, यह जो कमीशन का जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट की जो सूचनाएं है, उसके जो दिशा निर्देश है, उसके लागू होने में भी कई सारे प्रश्न है, क्योंकि आज के समय सेंटर और स्टेट के बीच में एक जीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रश्न है वो भी अपनी चरम सीमा पर वो भी चल रहा है। राज्य जो है वे राजी नहीं है केंद्र सरकार की जीएसटी नीति है, तो उसी में इन अहवालों की सूचनाओं को लागू करना एक अपने आप में ही एक जो है केंद्र सरकार के लिए चैलेंज बनकर सामने आ सकती है। तो आज के लेख में इतना ही। हमने पूरा इकोनॉमिक्स का जो लेख था उसमें फाइनेंस कमीशन देखा, फाइनेंस कमीशन के अलग अलग जो परिमाण थे, पैरामीटर्स थे, उसको भी देखा, कई सारे इन्फोग्राफ्स का भी उपयोग किया ताकि हमारी समझ जो है वह बेहतर हो। अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले रिसर्च के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।